भी। मतलब डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी होम्योपैथिक, एलोपैथिक या डाइट ऐसी नहीं है जिससे कि हमारे चश्मे का नंबर कम हो जाए? नहीं, ऐसे कोई डाइट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो काजल डालना है ये भी ठीक नहीं होता? क्योंकि अक्सर जो माएँ हैं छोटे बच्चों को काजल लगाती हैं, तो क्या ये नुकसानदायक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, काजल डालना खास करके छोटे बच्चों के आँखों में हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके साथ आँखों के अंदर डायरेक्टली इन्फेक्शन जाने का बहुत रिस्क रहता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आप अपनी लाइफ में रोज़ाना देखते हैं? पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो कुछ ऐसा गलत करके आते हैं जैसे जिनसे उनकी आई साइट ख़राब हो जाए या आंखों को कोई नुकसान हो गया हो। ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा कोई केस है? बहुत सारी इसमें कई चीज़ें हम कर लेते हैं, पेशेंट्स करते हैं, जैसे कि शहद डाल के आ जाना, कहीं कुछ रड़क है तो शहद डाल लिया, कोई घी डाल देता है। हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने बकरी का दूध डाला हुआ है, आँख में कुछ रड़क हो गई इसलिए बकरी का दूध डाल दिया। ये जो मिथ हैं ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। ये मिसकंसेप्शंस है बिल्कुल। मतलब जब हमें अपनी आँखों का ध्यान रखना हो, हमें अपनी आँखें हेल्दी रखनी हो, तो हमें किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस यूज़ जो है वो बहुत हानिकारक है, खास करके बच्चों में। तो ये क्या रीजंस हैं कि पहले टाइम पे चश्मे कम लगते थे, बच्चों को या बड़ों को चश्मा कम लगता था, आज की डेट में हर एक को चश्मा लग रहा है, हर चौथे बंदे को चश्मा लग रहा है? कि डायबिटीज़ जो है वो हमारी आंखों पर क्या प्रभाव डालती है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो आँख पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हम कहते हैं कि शरीर में 4 ऑर्गन्स है जिसमें बहुत नाजुक ब्लड वेसल्स होती है। एक है अपना ब्रेन, सेकंड है अपना हार्ट, थर्ड है अपनी आइज़ और चौथी है किडनीज। तो ये चारों ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ बहुत असर डालता है। नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन एपिसोड्स की, पॉडकास्ट की सीरीज़ को मिस मत करिए, हमेशा देखिए और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर ओम प्रकाश आई हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर तृप्ति शर्मा को, जो कि एक सर्जन भी हैं और एक आई स्पेशलिस्ट भी हैं। उनसे हमने बहुत कुछ जाना आँखों के बारे में, अपने कई मिथ्स को हमने जानने की कोशिश की और उन मिथ्स से, वो ऐसे मिथ्स हैं जो आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी हमेशा चलते होंगे, और उन मिथ्स को क्लियर किया डॉक्टर तृप्ति शर्मा ने। आज हमने अपनी डिस्कशन में जाना कि हम अपनी आँखों की रोशनी को या आँखों को कैसे बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आँखों को हेल्दी रखने के लिए खान पान कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने डॉक्टर साहब से ये भी जाना कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर हमारी आँखों पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं और इनका कितना उपयोग किया जा सकता है। हमने डॉक्टर से ये भी जाना कि सन ग्लासेस, ब्लू लाइट ग्लासेस, पोलराइड ग्लासेस हमारी आँखों पर क्या कोई फ़ायदा करते हैं, क्या इनसे कोई फ़ायदा है लगाने का। इसके अलावा हमने कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और काला मोतिया के बारे में भी जाना और इसके इलाज के बारे में जाना कि इसका इलाज करवाना कितना महंगा और क्या खर्चा आता है। इसके अलावा हमने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने के बारे में जाना कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से कोई नुकसान तो नहीं होता। इसके अलावा हमने डॉक्टर से ये भी जाना कि चश्मा हटाने के लिए
क्या कोई औषधि, दवाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या डाइट से चश्मा हटाया जा सकता है? फाइनली हमने डॉक्टर तृप्ति से जाना कि आई मेकअप का हमारी आंखों पर कितना असर पड़ता है। ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद आपके जितने भी मिथ आंखों के बारे में हैं और आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। नाउ जस्ट रिलैक्स एंड मज़े से इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें। डॉक्टर तृप्ति, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, नमस्कार। डॉक्टर तृप्ति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आँखों की रोशनी को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कई सारे रिचुअल्स होते हैं, हेयर रिचुअल्स हैं और इवन की ओरल रिचुअल्स भी होते हैं। क्या आँखों के लिए कोई ऐसा रिचुअल नहीं है? क्या आँखों की देखभाल कैसे अच्छी तरह से की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली सबको लगता है कि सुबह उठ के जैसे हम पहले ब्रश करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, वैसे लोगों को लगता है कि आंखों पे भी छिट्टे मारे जाए कि आंखें तभी साफ होंगी। बट असल में हमें नेचर ने हमारी आंखें इस तरह से बनाई हुई है कि ये नेचुरली क्लीन हो रही होती है हमारे आंसुओं के साथ, यानी अपने टीयर फिल्म के साथ। तो अलग से आंखों के केयर के लिए सुबह उठ के छिट्टे मारना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने नेचुरल टीयर फिल्म को ख़राब कर देते हैं, उसमें ड्राई स्पॉट्स बना देते हैं। तो आँखों को क्लीन करने के लिए अलग से कोई रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली ही आइज़ क्लीन हो रही होती है। साथ में ये ज़रूर है कि अगर आप आई मेकअप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि रात को सोने से पहले आपने वो अच्छे से क्लीन किया है कि नहीं तो वो आपकी आँखों को हानि कर सकता है, एलर्जीज़ वगैरह कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि ये जो आपने बोला कि आंखों पर छींटे मारने वाली बात, यूजली क्या होता है कि हम जब कहीं से थके मांदे आते हैं तो हम आंखों पे छींटे मारते हैं, हम सोचते हैं वो रिलैक्स हो गया। तो आपका मतलब ये है कि आंखों पर छींटे नहीं मारने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारने चाहिए, मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारी आंखों को मतलब बेटर करने के लिए, अपनी आई साइट्स को बेटर करने के लिए क्या न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेना, इससे कोई इफ़ेक्ट होता है? देखिए, हेल्दी डाइट लेना शरीर के हर हिस्से के लिए अच्छा होता है। हेल्दी डाइट यानी क्या कि विटामिन से भरी चीज़ें, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये अपनी आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये अपने रेटिना के लिए अच्छे हैं, अपने आँखों के टीयर फिल्म के लिए अच्छे हैं। पर अगर हम ऐसे किसी डाइट का सोचें कि ये डाइट लेने से हमारी आईसाइट अच्छी हो जाएगी, हमारी आईसाइट का चश्मे का नंबर उतर जाएगा, ऐसी कोई भी डाइट नहीं है कि जिसके साथ हमारी कोई आँखों की बीमारी ठीक हो जाए अपने आप ही। मतलब डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी होम्योपैथिक, एलोपैथिक या डाइट ऐसी नहीं है जिससे कि हमारे चश्मे का नंबर कम हो जाए? नहीं, ऐसे कोई डाइट नहीं है, ना कोई गाजर खाना या गाजर का रस पी लेना। कई लोग करते हैं कि ऐसे नाखून घिसेंगे या नंगे पैर घास के ऊपर चलेंगे, या कई सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सारा करने से शायद हमारी आईसाइट सुधर जाएगी। कोई तो कहता है कि चलो आप चश्मा तोड़ के फेंक दो और थोड़े देर तक मत इस्तेमाल करो और ये सारी चीज़ें करो और आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो आँखों में शहद डालते हैं, घी डालते हैं कि उससे आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, या कई बारी काजल डालते हैं, घी में बनाया हुआ काजल। पर ऐसी कोई भी चीज़ चश्मे के नंबर को नहीं हटा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो काजल डालना है ये भी ठीक नहीं होता? क्योंकि अक्सर जो माएँ हैं छोटे बच्चों को काजल लगाती हैं, तो क्या ये नुकसानदायक होता है?
बिल्कुल, बिल्कुल। काजल डालना ख़ास करके छोटे बच्चों के आँखों में हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके साथ आँखों के अंदर डायरेक्टली इन्फेक्शन जाने का बहुत रिस्क रहता है और उसका मतलब उसका कोई यूज़ भी कोई नहीं है। कई बारी होता है कि बच्चे के आँखों से पानी आ रहा होता है तो घर में बोलते हैं कि काजल डालो या सुरमा डालो, उससे ठीक हो जाएगा, बट उससे ठीक होने के बजाय और ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो आप अपनी लाइफ में रोज़ाना देखते हैं? पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो कुछ ऐसा गलत करके आते हैं जैसे जिनसे उनकी आई साइट जो है, आई साइट ख़राब हो जाए या आँखों को कोई नुकसान हो गया हो, ऐसा कुछ आपके लाइफ में ऐसा कोई केस आया हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बारी हम क्या होता है, डॉक्टर की बातों से ज़्यादा हम बाकी जो लोगों ने हमें सलाह दी है उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं। इसमें कई चीज़ें हम कर लेते हैं, पेशेंट्स करते हैं, जैसे कि शहद डाल के आ जाना, कहीं कुछ रड़क है तो शहद डाल लिया, कोई घी डाल देता है। हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने बकरी का दूध डाला हुआ है, आँख में कुछ रड़क हो गई इसलिए बकरी का दूध डाल दिया। कई तो कोई वीडियोस पे देख लेते हैं सोशल मीडिया पे कि अपनी थूक लगाने से या लार लगाने से, सुबह उठ के आँखों पे लगाने से आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब जो नहीं डालना चाहिए वो सब कुछ आँखों में डालते हैं। ये जो मिथ्स हैं ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। ये मिसकंसेप्शंस है, बिल्कुल। डॉक्टर जब हमें अपनी आँखों का ध्यान रखना हो, हमें अपनी आँखें हेल्दी रखनी हो, तो हमें किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? आँखों को हेल्दी रखने के लिए एक तो हमारा जो डिजिटल डिवाइस यूज़ है आज के टाइम में, उसको किस तरह से डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना है ये हमें जानना चाहिए कि एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस यूज़ जो है वो बहुत हानिकारक है, ख़ास करके बच्चों में। हमने देखा है कि आजकल सारे स्कूल गोइंग बच्चे, एक तो कोविड टाइम्स में शुरू हो गया कि ऑनलाइन स्टडीज़ हो गई, बट उसका एक्सेसिव इस्तेमाल हो गया है। और जब बच्चे खास करके 18 साल के नीचे डिजिटल डिवाइस का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उससे चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ने का और आने का ज़्यादा ये है चांस है। तो डिजिटल डिवाइस यूज़ का हमें इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। वो कैसे, किस एज ग्रुप में कितना करना चाहिए वो हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पहले इससे पहले मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो मुझे चश्मा लगा, आई वॉज इन 3rd, तो इट वॉज़ ए न्यू थिंग। तो बच्चे भी छेड़ते थे और हमें भी बड़ा अजीब लगता था, तो मैं चश्मा जो है अपना पहनता ही नहीं था। उससे क्या हुआ कि मेरा नंबर बढ़ना शुरू हो गया। जब मेरे को चश्मा लगा, मेरे मम्मी भी रोए, ये क्या हो गया। इट वाज ए वेरी न्यू थिंग। आज की डेट में एक एवरेज क्लास में मतलब 5, 10, 15 बच्चों को तो चश्मा लगा होना मामूली बात है। कहते हैं कि एक अगर 50 बच्चों की क्लास है तो उसमें 40% बच्चों को चश्मा आजकल लगा होता है। बड़ी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना में तो ये रेशो 70% है। तो ये क्या रीज़न्स हैं कि पहले टाइम पे चश्मे कम लगते थे बच्चों को या बड़ों को चश्मा कम लगता था, आज की डेट में हर एक को चश्मा लग रहा है, हर चौथे बंदे को चश्मा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबकी ज़िंदगी से रिलेटेड है ये। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हुए हैं, हम जैसे देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस से डिजीज़ेस बढ़ रहे हैं, वैसे है कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, नियर वर्क हमारा ज़्यादा हो गया। पहले के टाइम पे होता था कि जब खेतों में काम कर रहे हैं या आउटडोर वर्क ज़्यादा है तो हमारी आंखें जो बनी हुई है वो ज़्यादा डिस्टेंस फोकसिंग या आउटडोर वर्क के लिए बनी हुई है। बट टाइम के साथ जैसे टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, ज़्यादा करके हम नियर वर्क कर रहे हैं। नियर वर्क में क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइस यानी कि मोबाइल, आईपैड्स, कंप्यूटर, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है।
इसके साथ ही खास करके बच्चों का नियर वर्क इतना हो गया, आउटडोर प्ले लगभग ऑलमोस्ट नील हो गया। पहले शाम को बच्चे बाहर खेलने जाते होते थे, खेल कूद करते थे, हालांकि पेरेंट्स को डांटना पड़ता था कि अब अंदर आ जाओ। अब उल्टा हो गया है, घर में जाओ आप किसी भी घर में तो सारे बच्चे अपने मोबाइल या आईपैड पे लगे होते हैं और पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि बाहर जाओ खेलने के लिए। अपने सनलाइट से एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, विटामिन डी की कमी सभी में होने लगी है और इन सभी फैक्टर्स के कारण, इन सभी फैक्टर्स के इंटरैक्शन से जो मायोपिया है यानी जो माइनस नंबर है, ये आने का परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये परसेंटेज बढ़ते बढ़ते एक जैसे कहते कि पैंडमिक, हर जगह हर कंट्री में दुनिया के चश्मे का नंबर होना, जो परसेंटेज है बच्चों में बड़ों में, वो बढ़ता जा रहा है। साथ में ये भी है कि पहले इतने चेकअप नहीं होते थे, आई चेकअप्स, तो अब चेकअप्स भी रेगुलर हो रहे हैं, तो उससे भी चश्मे के नंबर का डिटेक्शन अर्ली टाइम पे हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आई हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स एंड ऑल, क्या इसमें जो ब्लू लाइट ग्लासेस हैं, क्या वो पहनने से हम जब एक्सेसिव हम मोबाइल का या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो क्या वो ब्लू लाइट ग्लासेस पहनने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है उससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस तो आई कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। उसका एग्जैक्टली साइंटिफिकली प्रूवन कोई एविडेंस नहीं है कि वो किसी तरह के नंबर को बढ़ाने से रोकता है या कंप्यूटर स्ट्रेन को कम करता है। इनफैक्ट कई बारी उसका उल्टा असर हम देखते हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चश्मे नंबर नहीं है फिर भी एक 0 नंबर का ब्लू लाइट कट वाले ग्लासेस बनवा देते हैं और बच्चों को वो लगा देते हैं कि वो लगा दिया तो उसके बाद जितना मर्जी मोबाइल या डिजिटल डिवाइस का यूज़ करो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि कैटरेक्ट एक बड़ी कॉमन बीमारी है, सबको आजकल मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को एक सर्टेन एज के बाद ये ऑपरेट करवाना पड़ता है। ऐसा क्या रीज़न होता है? क्या ये शुरू से आज से हमारे फोरफादर्स के टाइम से चल रहा है या ये अभी बीमारी नहीं आई है कोई? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है कि कैटरेक्ट तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। एजिंग यानी क्या? बढ़ती उम्र के साथ हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसी तरह हमारे आँख में एक नेचुरल लेंस दिया हुआ है, ऊपर वाले ने जो नेचुरल लेंस दिया है वो बिल्कुल शीशे के जैसे ट्रांसपेरेंट होता है। तो एज के साथ ये वाइटिश होने लगता है, सफ़ेद होने लगता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और इसी चीज़ को हम कैटरेक्ट कहते हैं। डॉक्टर साहब जैसे हमारे कान हमारे 80 साल तक भी सुन सकते हैं, तो आंखें क्यों जवाब दे जाती हैं? आँखों का ऐसे है ना कि 40 के एज में ना अलग अलग तरह की एजिंग प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है आँखों में। एक है अपनी जो लेंस है ना, इसका एक फोकसिंग पावर होता है, जूम होता है। जैसे हमारा आँख एक कैमरा है या जो कैमरा बनाया है वो आँख के मॉडल पे बनाया हुआ है। हमारी आँख की लेंस हमेशा जूम करती है। जब हम डिस्टेंस को देखते हैं, दूर देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वेरएस जब हम नज़दीक का देख रहे हैं तो वो ऑटो फोकस मोड पे होता है कि फोकसिंग चल रही होती है। तो ये जो फोकसिंग है वो एज के साथ थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा पहले हम मोबाइल यहाँ पकड़ के देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा ऐसे दूर पकड़ के देखने लगते हैं, क्योंकि वो हमारा फोकसिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप उसमें ऑपरेशन में क्या करते हैं फिर? जब ऑपरेट करते हैं तो उस लेंस को चेंज करते हैं आप? हाँ जी, जब कैटरेक्ट का सर्जरी होता है तो जो ये धुंधला हुआ लेंस है, सफ़ेद लेंस है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। उसका एक कवरिंग होता है जिसको हम कैप्सूल ऐसे कहते हैं। वो कैप्सूल को वहीं पे रखते हैं और उसी कैप्सूल में नया लेंस फिट किया जाता है, डॉक्टर ये आर्टिफिशियल लेंस। ओके, जो ये लेंस होता है इसकी भी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? क्या इनकी रेंज है, प्राइस रेंज भी अलग अलग होती है या एक ही रेट होता है सबका? नहीं, इसमें अलग अलग टाइप्स के लेंसेस होते हैं। बेसिकली हमें ये समझना है कि लेंस हम का टाइप्स यानी क्या है। इसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो है दे हैव ट्राइड टू इमिटेट द नेचुरल लेंस।
नेचुरल लेंस में कई सारी क्वालिटीज़ है। कई सारी क्वालिटीज़ यानी क्या कि कितने डिस्टेंस का हमें फोकस हो रहा है, दूर के डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट का, नियर का। एट द सेम टाइम कलर कंट्रास्ट कैसे है, रात के समय कैसे दिखेगा, तो ये सारी क्वालिटीज़ इसमें ऐड की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना वो नेचुरल लेंस के बराबरी करता है, उस तरह की तो इसकी इसमें हम रेंज क्या होती है, प्राइस रेंज की बात करें तो? प्राइस रेंज तो जो ये है बेसिक लेंसेज स्टार्ट फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स, 5-7,000 से आपको स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या अलग क्वालिटीज़ है उसमें, तो वो रेंज बढ़ता जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? इट कैन गो अबव 50,000, 60,000। देर आर फ्यू लेंसेज की जो उससे ज़्यादा भी है। देखो, कॉस्ट सिर्फ लेंस का नहीं होता है, उसमें कॉस्ट उसमें ये भी होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई है कैटरेक्ट सर्जरी करने में। तो लेंस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर जो सर्जरी होता है उसका। तो अलग अलग सेंटर्स पे या सिटी के हिसाब से ये कॉस्ट वेरी कर सकती है। मोनोफोकल लेंस भी यही होता है जो आंख में डालते हैं? हाँ, मोनोफोकल लेंस वो होता है कि जो आम तौर पे ज़्यादा करके प्रेफर्ड लेंस रहा है अभी तक, उसमें डिस्टेंस का फोकसिंग होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको फोकस हो जाता है। उसके लिए कोई एडिशनल चश्मे के नंबर की ज़रूरत नहीं है, दूर की निगाह आपकी ठीक हो जाएगी। बट आपको जब रीडिंग करना है, बारीक अक्षर पढ़ना है, तो आपको रीडिंग ग्लासेस का उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। These are time tested good lenses. कोई ऐसे लेंस भी तो होते हैं कि नज़दीक और दूर का लेंस लग जाएगा, आपको चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी होते हैं लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज होते हैं, एडॉफ लेंसेज कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। अलग अलग टाइप के लेंसेज है। इसमें फिर इंटरमीडिएट डिस्टेंस एज वेल एज नियर का जो है वो फोकसिंग हो जाता है। इसमें हम ये कहते हैं कि 100% नहीं है कि आपको ग्लासेस नहीं लगेंगे। एक जो डिपेंडेंस है ग्लासेस के ऊपर कि हर चीज़, हर टास्क करने के लिए चश्मे का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर कैन बी देयर इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दीज लेंसेज। और इसके लिए ना जस्ट हम लेंस चूज़ नहीं करते हैं। द डॉक्टर हैज़ टू सी कि आपकी आँख का कैसे है, मतलब बनावट कैसे है, आपका पर्दा कैसे है, आपकी आँख में और कोई बीमारी तो नहीं है जैसे काला मोतिया होना या पर्दे वीक होना। आँख के कंडीशन और उसके डायमेंशंस के हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि कौन सा लेंस आपकी आँख के लिए बेस्ट रहेगा। डॉक्टर साहब, काला मोती जो ये कैटरेक्ट है, इसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। हाँ और जी। एक काला मोतिया होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सफ़ेद मोतिया तो वो है कि हमारा लेंस जो है वो सफ़ेद हो गया उम्र के साथ। तो उसको हम साफ़ कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया। बट काला मोतिया यानी एक अलग चीज़ है। ऐसे कोई आँख के अंदर चीज़ कोई नहीं है कि जो काली हो रही है। इसमें क्या है, इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे एक तरह से हमारा बीपी होता है, उस तरह एक इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है। आँख के अंदर एक प्रेशर होता है जो नॉर्मल 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो ये प्रेशर जब बढ़ने लगता है तो ये प्रेशर की वजह से पीछे की नस दब जाती है, जो ऑप्टिक नर्व है हमारी वो दब जाती है। और इस करके धीरे 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 परमानेंटली विजन कम होने लगती है। इसको कहते हैं कि साइलेंट किलर ऑफ विजन। पता नहीं लगता है पेशेंट को कि विजन डाउन हो रही है, और जब तक पता लगता है तब तक काफ़ी परमानेंट डैमेज हो गया होता है। ग्लूकोमा में जो विजन जाती है वो वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करना और अर्ली डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस बताएंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? जो ग्लूकोमा है वो आम तौर पे 40 के एज के बाद स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जिनको मायोपिया है यानी चश्मे का नंबर है, या जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है यानी जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की बीमारी रही है, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बेसलाइन चेकअप 40 के एज में ज़रूर कराएं, जिसमें कंप्लीट आँखों का चेकअप होता है, आँखों का प्रेशर चेकअप होता है, और उसके बाद एक रेगुलर चेकअप रखें कि जिसमें ये डिटेक्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, जो कॉन्टैक्ट लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना
कितना सेफ है और कितनी तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे जनरली हम सेफ कह सकते हैं, बट उसके लिए केयर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, फॉरेन बॉडी है कि जो आप डायरेक्टली अपनी आँखों के कॉर्निया के ऊपर लगा रहे हो। इसमें सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो डायरेक्टली आँख में इन्फेक्शंस का बहुत रिस्क है। इसमें कई तरह की कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, जैसे कि ईयरली होते हैं कि 1 साल इस्तेमाल करते हैं, मंथली डिस्पोजेबल होते हैं या डेली डिस्पोजेबल भी होते हैं। बट मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो लेते हैं डेली डिस्पोजेबल लेंसेज, पर उनको लगता है एक ही दिन तो 2 घंटे तो पहन लिया, उसको क्यों फेंकना, तो दूसरे दिन भी वही लगा लिया। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो सब जो आई के ऊपर हम ये आई बॉल पे लेंस लगाते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर ये लगाते हैं तो इससे हमारी आई को ऑक्सीजन नहीं मिलती। कई लोग रात को लगा के सो जाते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। ये इसीलिए इसको हार्मफुल बोलते हैं कि इट इज़ हार्मफुल कॉन्टैक्ट लेंस। बिल्कुल, क्योंकि ना अपनी कॉर्निया को ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो एटमॉस्फेयर से होना है। तो नॉर्मली अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट कई बार क्या करते हैं, ख़ास करके यंग पेशेंट्स है, यंग बच्चे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, लेज़ी है, उतारा नहीं, सो गए। सोते हैं अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा के तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो रात को सोने से पहले उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। बट कॉन्टैक्ट लेंस इज सेफ आपके ख्याल से? सेफ तभी है अगर आपने सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया। सही तरीका यानी क्या, कि आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हो। फर्स्ट तो आप ये देखो कि वो ईयरली डिस्पोजेबल है, मंथली है कि डेली डिस्पोजेबल है, उस हिसाब से आपने उसको यूज़ करना है। उसके बाद आप उसका स्टोरिंग सॉल्यूशन कैसे है, कि जब आप लेंस उतारते हो तो क्या आप सही सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर रहे हो, वो साफ़ है कि नहीं, वो चेंज कर रहे हो कि नहीं। कई बारी तो लोग, मैंने ऐसे देखा है कि पानी है तो पानी डाल दिया, उसमें डाल दिया कॉन्टैक्ट लेंस, तो उसमें सारी इन्फेक्शन होती है। आप देखते होंगे कि नेल्स है, लड़कियों ने नेल्स रखे हुए हैं, लंबे नेल्स है, उस टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, नेल के साथ इंजरी हो गई। अगर उतारा नहीं रात को आके या वैसे ही सो गए लगा के तो वो और नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, चश्मा उतारने के लिए कोई व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डाइट या दवाइयाँ या? नहीं, चश्मा उतारने के लिए दवाई या डाइट नहीं काम करेगी। चश्मा उतारने के लिए सर्जरी करना, जिसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऐसे कहते हैं, वो ही ऑप्शन है। उतारने की सर्जरी बोलते हैं। यस, वही तो है। ये कितनी तरह की होती है और क्या कॉस्ट होती है इसकी? ये कई तरह की होती है। लेज़र सर्जरीज जिसको कहते हैं, चश्मा हटाने वाली। बेसिक कंसेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि इसमें लेज़र यूज़ होता है, और या तो ये फ्लैप बेस्ड होती है या ये लेंटिक्यूल बेस्ड होती है। हाँ, लेसिक सर्जरी यानी लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिल्यूसिस, यानी हम कॉर्निया के शेप को चेंज कर रहे हैं। कॉर्निया के शेप को चेंज करके हम आँखों के जो रेज आ रहे हैं वो अपने पर्दे पे फोकस हो जाएंगे। इस तरह का वो मैकेनिज्म करते हैं। अदरवाइज क्या है कि जब हमारी आंखों में वो इमेज बनती है तो वो रेटिना पे नहीं बन रही, तो हम उसकी कॉर्निया को इस तरह से शेप चेंज कर देते हैं ताकि वो जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाएगी। तो मैं आपको जस्ट बेसिक हमें प्रोसीजर का, टेक्नोलॉजी का क्या टेक्नोलॉजी है वो समझते हैं। ये होती है फ्लैप बेस्ड सर्जरी। फ्लैप बेस्ड यानी क्या, ये कॉर्निया का एक ऐसे फ्लैप बनता है लेज़र के साथ। जो पहले लेज़र्स थे तो ये फ्लैप जो है वो ब्लेड के साथ बनाते थे, उसको माइक्रोकेराटोम ब्लेड कहते थे। और ये माइक्रोकेराटोम ब्लेड से ऐसे आँख के कॉर्निया को ऐसे लेयर में स्प्लिट किया जाता था, एक तरह का जैसे ढक्कन ये हो गया। और जो नीचे कॉर्निया है यानी जो काली पुतली है, जो परत है, इसके ऊपर सॉर्ट ऑफ पॉलिशिंग होती है। लेज़र उसको शेप इस तरह से चेंज कर देता है ताकि आपका नंबर जो है वो 0 हो जाता है और ये फ्लैप फिर से अपने आप इस पे
बंद हो जाता है, इसमें कोई सूचर या कुछ भी नहीं लगता है। तो जब ये फ्लैप हम विदाउट द यूज़ ऑफ ब्लेड करते हैं, जो आजकल प्रचलित है, उसको फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड लैसिक ऐसे कहते हैं। और इसी में अलग और टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि कॉन्टूरा है। कॉन्टूरा में क्या होता है कि जो आपके जैसे आँख का जो कॉर्निया का सरफेस है, वो मशीन उसको मैप करती है और उस मैप के अकॉर्डिंग आपका पर्सनलाइज्ड लेज़र ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसको हम टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक ऐसे कहते हैं। उसी का ब्रांड सरल नेम। भाषा में बताएं तो क्या करेंगे आप उसको? जैसे इसमें तो आपने फ्लैप बनाया, फ्लैप बना के फिर उसको पॉलिश किया, तो वो आपकी शेप इस तरह से दी कि हाँ बिल्कुल वो शेप जो चेंज इस सर्जरी को क्या बोलते हैं? ये जो फ्लैप वाली सर्जरी थी, फेम्टोसेकंड लेसिक ऐसे कहते हैं। बेसिक लेसिक जो पहले वाला होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें अब आ गई कंटूरा के बाद आ गई सिल्क। नहीं, सिल्क से पहले वो आ गई स्माइल सर्जरी है। स्माइल सर्जरी का स्माइल एंड सिल्क बोथ आर बेस्ड ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड एज द लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, स्माइल यानी कि स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ना आँख का एक छोटा सा ऐसे इंसिजन बना देते हैं इसमें आँख के कॉर्निया में, और यहाँ से छोटा सा हम एक आँख का टिश्यू निकाल देते हैं, लेंटिक्यूल निकाल देते हैं, जिसके साथ ये चश्मे का नंबर जो है वो पूरा चला जाएगा। जैसे हमने फ्लैप में देखा कि पूरा फ्लैप उठाना पड़ा, तो उसमें इतना ये कट नहीं लगता है, इसमें जस्ट 2 to 3 मिलीमीटर्स का लगता है। वेरेज जो आप सिल्क कह रहे हैं वो भी सेम चीज़ है। इट इज़ स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमिलिसिस। इन दोनों के प्राइसेस में कितना फ़र्क है? दोनों या तीनों की प्राइसेस में? जो ब्लेड वाला लेसिक है वो सबसे कम कॉस्ट होगी, उससे ज़्यादा जो है वो फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड, और स्माइल और सिल्क जो है वो उससे ज़्यादा कॉस्ट होगी। कितने का पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली? अगर किसी ने ऑपरेशन करवाना है तो आपके हॉस्पिटल में कितने का कॉस्ट करेगा ये? दिस विल कॉस्ट ओवर 80,000 जो फेम्टोसेकंड असिस्टेड कंटूरा जो है वो स्माइल या कंटूरा या स्माइल का कॉस्ट उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा। स्माइल और कंटूरा में क्या फ़र्क है? स्माइल में जो है ये जो कंटूरा में फ्लैप बनेगा, और बेसिक लेसिक में उसमें भी बेसिक लेसिक में भी फ्लैप बनेगा ही, बट वो फ्लैप ब्लेड के साथ बनेगा, कंटूरा में ब्लेड फ्री बनेगा। और स्माइल और कंटूरा ये दोनों US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ है। हमने जब भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में सोचना है, वी हैव टू सी कि कितनी सेफ्टी है और कितना इसका एक लॉन्ग टर्म डेटा कितना अवेलेबल है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़, दीज आर टाइम प्रोवन टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ है। ये डॉक्टर साहब, ये कितनी एज में बच्चा या बड़ा करवा सकता है ये लेसिक या ये सर्जरीज जो है आँख चश्मा हटाने वाली? कब हटाई जा सकती हैं, और क्या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसा कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं, दिस इज़ कंसिडर्ड हर एक कोई ये सर्जरी करवा सकता है? यस जो चश्मा हटाने वाला लेज़र है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज़। 99% सक्सेस रेट मानते हैं इसका। अगर आप कोई भी सर्जरी देखो, कोई सर्जरी ऐसे नहीं होगी कि उसका कहेंगे कि 100% सक्सेस है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू सर्जरीज जिसका सक्सेस रेट इज़ अबव 99%। तो ये करने के लिए हम 18 ईयर्स तक हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली 18 ईयर्स इज़ कंसिडर्ड कि तब तक हमारी आइज़ की जो ग्रोथ है या चश्मे की वेरिएबिलिटी जो चेंज होना है वो एक जगह पे रुक जाता है। काफ़ी सारे इसके पहले, ये करने से पहले हमें टेस्ट करने होते हैं, कि टेस्ट करके हमें पता लगता है कि कितना सेफ्टी है, कि आँख का कॉर्निया का थिकनेस कितना है, पर्दा कैसे है, नस कैसे है। आँख का हर हिस्सा अलग अलग टेस्ट से टेस्ट किया जाता है कि इसकी ताकत कितनी है, और फिर ये सर्जरी किया जाता है। मतलब कईयों को आप ना भी करते हैं कि ये आपकी सर्जरी नहीं हो सकती? बिल्कुल। कई बारी बहुत थिन कॉर्नियाज है, या कॉर्निया में केराटोकोनस नाम की बीमारी है। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि वो करने से, लेज़र करने से आँख का नंबर
और ज़्यादा आने का चांस है या वो सेफ़ नहीं है तो हम बिल्कुल मना करते हैं। तो वो देख के मतलब सिर्फ कौन सा प्रोसीजर है वो पेशेंट चूज़ करने से बेटर है कि डॉक्टर आँख को चेक करते हैं और उस हिसाब से क्या ऑप्शंस उस आँख के लिए बेस्ट है चश्मा हटाने के लिए वो गाइड करते हैं। चश्मा हटाने के बाद फिर दोबारा भी नंबर आने के चांसेस होते हैं? यूजुअली नंबर आने के चांस कम होते हैं, 1 in 3000 ऐसे कहते हैं कि, और अगर आता भी है नंबर तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.25 0.5 इस तरह से। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि डायबिटीज़ जो है वो हमारी आंखों पर क्या प्रभाव डालती है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो आँख पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हम कहते हैं कि शरीर में 4 ऑर्गन्स है जिसमें बहुत नाजुक ब्लड वेसल्स होती है। एक है अपना ब्रेन, सेकंड है अपना हार्ट, थर्ड है अपनी आइज़ और चौथी है किडनीज़। तो ये चारों ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ बहुत असर डालता है। इसमें क्या करता है कि ये ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है और उसके वजह से आँख के पर्दे में कई तरह की बीमारियाँ होती है। और इसको अर्ली डिटेक्ट करके अगर लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो हम आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। बट पेशेंट्स कई बार शुगर के पेशेंट्स ध्यान नहीं देते अपने आँखों के तरफ, और जब तक वो आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या कोई रेगुलर चेकअप करवाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट को फर्स्ट चेकअप जब उनका डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है उसी टाइम पे फर्स्ट आई का चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद एवरी ईयरली चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और कई बारी अगर आँख पे पर्दे पे असर आना शुरू हो गया है तो हम देखते हैं कि अर्ली चेंजेस हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि एवरी 6 मंथली आप चेकअप कराओ या एवरी 3 मंथली चेकअप कराओ। वो फर्स्ट जो बेसलाइन चेकअप है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको गाइड करते हैं। जैसे कई बार हमारा जो आंखों का पर्दा है वो भी कई बार सुनने में आया कि वो फट जाता है, क्या डिटैचमेंट बोलते हैं जिसको, रेटिना डिटैचमेंट। तो वो किन केसेस में होता है और क्यों होता है? बिल्कुल, रेटिनल डिटैचमेंट बहुत कॉमन बीमारी है, ख़ास करके मायोपिया में जिनको मोटा चश्मे का नंबर हो उनमें बहुत रिस्क होता है पर्दे का डिटैचमेंट होने की। कई बारी ऐसे पर्दों में नॉर्मली वीक स्पॉट्स तैयार हो जाते हैं, और वीक स्पॉट्स में अगर छोटा मोटा कुछ चोट लग गई या विदाउट एनी ट्रॉमा ऑल्सो अपने आप उसमें होल्स तैयार हो जाते हैं और फिर पर्दा डिटैच हो जाता है। तो उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेनी चाहिए फिर? इसमें यही है, चश्मे का नंबर जिनको है एवरी 6 मंथली पर्दे का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, और कोई वीक स्पॉट्स अगर उसमें है तो उसको ट्रीट कर देना चाहिए। लेज़र करके इनको सील किया जाता है ताकि वहाँ पे होल्स ना तैयार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली एक बात और बताइए, ये जो लेडीज़ से रिलेटेड है, क्या आई मेकअप हमारी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव छोड़ता है या कोई उसके बुरे प्रभाव होते हैं? आई मेकअप, आप मेकअप के अगर इंग्रेडिएंट्स देखो तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है। ऑयल बेस्ड भी होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, कई सारे केमिकल्स हैं, कई सारे कलर्स हैं, और ये हम डायरेक्टली अपने आइज़ के ऊपर लगा रहे हैं। और ये तो इतने थिक होते हैं कई बार कि ये अपने आई लैशेस के जो पोर्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स है, इसको पूरा कवर अप कर देते हैं। आई मेकअप्स कई तरह के एलर्जीज़ भी करते हैं, तो लगाने से पहले लेडीज़ को ये चेक ज़रूर करना चाहिए कि किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही किसी इंग्रेडिएंट से। और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका क्लीन करना। कई बारी पार्टीज़ आ गए तो थक गए, वापस आके तो क्लीन नहीं किया। अगर मेकअप ऐसे ही ओवरनाइट रहता है ये पोर्स को क्लॉग अप कर देगा और उसके बाद कई तरह की एलर्जीज़ होंगी, आईलिड इन्फेक्शंस जिसको ब्लेफराइटिस कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, इस तरह के एलर्जीज़ या इन्फेक्शंस होते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे कि अक्सर साल में एक बार या कुछ टाइम बाद एक आई फ्लू चलता है। आई फ्लू बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो ये आई फ्लू क्यों होता है? क्या ये जैसे हम डेंगू कहते हैं कि मच्छरों के कारण हो गया, मॉस्किटो बाइट हुई तो डेंगू हो गया, तो आई फ्लू कैसे हो जाता है? आई फ्लू
हम ऐसे देखते हैं कि चेंज इन वेदर के साथ ना थोड़े से वायरसेस अपने एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। पर हम जब हैंड्स वॉशिंग नहीं करते, हैंड हाइजीन नहीं होती है और हाथ आँखों को लगते हैं, तो उसके बाद जो है ये वायरल इन्फेक्शन अपनी आँखों में हो जाती है। अलग-अलग तरह के वायरसेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फैलने वाले होते हैं, बहुत कंटेजियस होते हैं और जब एक बारी शुरू हो गया तो ये बड़ी जल्दी फैल जाता है। आज हमने डॉक्टर तृप्ति से आँखों के बारे में बहुत कुछ जाना। कई सारे ऐसे मिथ्स थे जो लोगों को गलत फहमियाँ थी, शायद वो आज दूर हो गई होंगी। और ये बात हमेशा याद रखिए, गाजर मूली खाने से, शलगम खाने से या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई खाने से आँखों की रोशनी नहीं बढ़ सकती। आँखों की रोशनी बढ़ाने का एकमात्र साधन आँखों का इलाज करवाना ही है, और वो भी ऑपरेशन, जो डॉक्टर तृप्ति ने हमें बताया। इसी तरह से हम अपने स्टूडियो में और गेस्ट बुलाते रहेंगे और आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने का इंतज़ाम करेंगे। आप हमारा ये पॉडकास्ट देखिए, शेयर कीजिए, इसके शॉर्ट क्लिप्स भी आपको मिलेंगे और इसको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।